नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। इससे पहले कि हम आज की चर्चा शुरू करें, एक ज़रूरी सूचना। हमारे हर दिन के करंट अफेयर्स की पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल का लिंक ज़रूर फॉलो करें। आज 26 दिसंबर 2025 पार्ट 1 के कुछ बेहद ज़रूरी मुद्दों पर बात करेंगे, खास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आज हमारे पास रक्षा, विज्ञान, पर्यावरण से लेकर कला और योजनाओं तक कई दिलचस्प विषय हैं। हो सकता है कुछ टॉपिक्स पर हमारी पहले भी बात हुई हो, तो ये एक अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा। बिल्कुल। और हमारा उद्देश्य सिर्फ खबरों को पढ़ना नहीं है ना, बल्कि उनके पीछे के कॉन्सेप्ट्स को समझना है और ये जानना कि वो प्रीलिम्स और मेंस के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। सही कहा। तो चलिए आज की इस गहरी चर्चा को शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं भारत की रक्षा क्षमताओं से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर से। हाल ही में आईएनएस अरिघात से K4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। हाँ, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विकास है। K4 कोई आम मिसाइल नहीं है। ये एक परमाणु सक्षम पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे हम SLBM कहते हैं। और इसकी रेंज भी काफी ज्यादा है शायद। हाँ, करीब 3500 किलोमीटर, जो इसे एक मध्यम दूरी की मिसाइल बनाती है। और सबसे बड़ी बात, इसे DRDO ने पूरी तरह से देश में ही विकसित किया है। इसका असली महत्व भारत की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को मजबूत करने में है ना? बिल्कुल, यही इसका सबसे बड़ा रणनीतिक महत्व है। ये सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी और न्यूक्लियर ट्रायड, ये शब्द हम अक्सर सुनते हैं। क्या आप इसे थोड़ा आसान भाषा में समझा सकते हैं? जरूर। देखिए, न्यूक्लियर ट्राइड का मतलब है कि आपके पास जमीन, हवा और पानी तीनों जगहों से परमाणु हमला करने की क्षमता हो। और सेकेंड स्ट्राइक का मतलब है कि अगर भगवान न करे कोई देश हम पर पहला परमाणु हमला कर भी दे, तो भी हमारे पास जवाबी हमला करने की एक गारंटी शुदा क्षमता हो। बिल्कुल सही। और पनडुब्बियां इस गारंटी का सबसे मजबूत स्तंभ है, क्योंकि वो समुद्र में कहीं भी छुपी हो सकती हैं। उन्हें ढूंढना और नष्ट करना लगभग नामुमकिन है। तो K4 दुश्मन को एक साफ संदेश देती है कि हमला करने की सोचना भी मत। तो एक तरह से ये शांति बनाए रखने का एक बड़ा जरिया है। अच्छा, इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ बताइए। कोल्ड लॉन्च सिस्टम का जिक्र है, ये क्या होता है? कोल्ड लॉन्च एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है। देखिए, पारंपरिक हॉट लॉन्च में मिसाइल का इंजन पनडुब्बी के अंदर ही चालू हो जाता है, जिससे पनडुब्बी को खतरा हो सकता है। हाँ, बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव बनता है। लेकिन कोल्ड लॉन्च में मिसाइल को पहले गैस के दबाव से पनडुब्बी से बाहर धकेला जाता है, और जब वो पानी की सतह पर आ जाती है, तब हवा में उसका इंजन चालू होता है। अच्छा, तो इससे पनडुब्बी पूरी तरह सुरक्षित रहती है? एकदम। और ये 2 चरण के सॉलिड फ्यूल पर चलती है, तो लॉन्च के लिए तैयार भी जल्दी हो जाती है। और जब आप इसे भारत के अपने नाविक नेविगेशन सिस्टम के साथ जोड़ते हैं, तो इसकी सटीकता 10 मीटर से भी कम हो जाती है। वाह, ये वाकई एक गेम चेंजर है। चलिए रक्षा से ही जुड़ी एक और खबर लेते हैं, समुद्र प्रताप के बारे में, जिसे भारतीय तट रक्षक बल में शामिल किया गया है। हाँ, समुद्र प्रताप एक प्रदूषण नियंत्रण पोत है, मतलब एक पोल्यूशन कंट्रोल वेसल PCV। और ये अपने बेड़े में ICG का सबसे बड़ा जहाज है, जिसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। तो ये मेक इन इंडिया का एक और बेहतरीन उदाहरण हुआ। बिल्कुल। और इसका उद्देश्य दोहरा है, एक तो समुद्री निगरानी करना, और दूसरा जो इसका मुख्य काम है वो है प्रदूषण को नियंत्रित करना, खास तौर पर तेल रिसाव यानी ऑयल स्पिल्स को। इसमें ऐसी क्या खासियत है जो इसे इतना महत्वपूर्ण बनाती है? इसकी सबसे खास बात है इसकी डायनामिक पोजिशनिंग क्षमता, जिसे DP1 कहते हैं। इसका मतलब है कि ये खराब मौसम में भी कंप्यूटर की मदद से खुद को एक ही जगह पर स्थिर रख सकता है। अच्छा, ये तो तेल साफ करने के लिए बहुत जरूरी होगा। हाँ बिल्कुल। साथ ही इसमें तेल का पता लगाने वाले एडवांस सिस्टम और उसे रिकवर करने के उपकरण भी हैं। और आत्मरक्षा के लिए एक 30 mm की गन भी लगी है। चलिए अब स्वास्थ्य क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं। एक दुर्लभ लिवर की बीमारी है, प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलैंजाइटिस यानी PSC। इसके लिए एक नई मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दवा ने उम्मीद जगाई है। ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि PSC एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। इसमें होता क्या है कि लिवर के अंदर की जो पित्त नलिकाएं यानी बाइल डक्ट्स होती हैं, उनमें सूजन आ जाती है। हाँ, उनमें सूजन आ जाती है और वो संकुचित हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। इससे जो पित्त है वो लिवर में वापस जमा होने लगता है, जिससे लिवर को ही नुकसान पहुंचता है। बिल्कुल। इससे सिरोसिस मतलब लिवर पर घाव बनने लगते हैं और अंत में लिवर फेलियर का खतरा बढ़ जाता है। और इसके इलाज का क्या? अभी तक तो इसका एकमात्र स्थायी इलाज लिवर ट्रांसप्लांट ही था।
इसीलिए ये नई दवा अगर सफल होती है तो यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अब पर्यावरण से जुड़ी एक अच्छी खबर पर आते हैं। महाराष्ट्र के मेलघाट टाइगर रिजर्व से जहां 15 लॉन्ग बिल्ड गिद्धों की सफलतापूर्वक टैगिंग की गई है। ये संरक्षण के प्रयासों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लॉन्ग बिल्ड वल्चर या गिब्स इंडिकस IUCN की रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। इनकी आबादी में गिरावट की वजह तो वो दवा थी डाइक्लोफेनेक। हाँ, वही मुख्य कारण था। ये दवा पशुओं के शवों के जरिए इनके शरीर में पहुंच जाती थी और इनके गुर्दे फेल कर देती थी। अब इन पर टैग लगाने से हम इनके उड़ने के पैटर्न और इनके ठिकानों को बेहतर समझ पाएंगे। और मेलघाट टाइगर रिजर्व की बात करें तो ये महाराष्ट्र के अमरावती जिले में है। हाँ, सतपुड़ा रेंज में, और ताप्ती नदी इसकी सीमा बनाती है। यहाँ कोरकू जनजाति भी रहती है। ये सारे पॉइंट्स परीक्षा के लिए जरूरी हैं। अब भूगोल की तरफ चलते हैं। रूस के कामचटका प्रायद्वीप पर एक ज्वालामुखी है, बेजिमियानी। ये वैज्ञानिकों की अपेक्षा से ज्यादा तेजी से फिर से बन रहा है। बेजिमियानी एक स्ट्रेटोवोल्केनो है, या जिसे कॉम्पोजिट ज्वालामुखी भी कहते हैं, और ये प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है। स्ट्रेटोवोल्केनो मतलब जो लावा और राख की परतों से बने होते हैं? एकदम सही। ये शंकु के आकार के और खड़ी ढलान वाले होते हैं। इनका लावा बहुत गाढ़ा होता है, जिससे गैस का दबाव अंदर ही बनता रहता है और फिर एक विस्फोटक उद्गार होता है। बिल्कुल। 1956 का इसका विस्फोट 20वीं सदी के सबसे बड़े विस्फोटों में से एक था। और अब बात करते हैं भारत की एक प्रमुख नदी की, तीस्ता नदी, जो हाल ही में एक दुखद हादसे के कारण चर्चा में थी। हाँ, तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की एक प्रमुख सहायक नदी है। ये सिक्किम में त्सो-लामू झील से निकलती है और फिर पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश जाती है। सही। और बांग्लादेश में जमुना नदी, जो कि ब्रह्मपुत्र ही है, उसमें मिल जाती है। ये एक ग्लेशियर से निकलने वाली नदी है और भारत बांग्लादेश संबंधों में भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा रही है। कला और संस्कृति की बात करें तो तंजावुर पेंटिंग खबरों में है। एक पेंटिंग को बेंगलुरु से अयोध्या भेजा गया है। ये पेंटिंग शैली क्या है? तंजावुर पेंटिंग दक्षिण भारत की एक शास्त्रीय कला है, जो 1600 ईस्वी के आसपास तमिलनाडु के तंजावुर में शुरू हुई थी। इसे GI टैग भी मिला हुआ है। इसकी सबसे खास बात तो सोने की पत्ती का इस्तेमाल है ना? हाँ, लकड़ी के तख्तों पर चमकीले रंगों, सोने की पत्ती और गेसोवर्क का इस्तेमाल इसकी पहचान है। ये गेसोवर्क क्या है? ये चौक और गोंद का एक लेप होता है, जिससे आकृतियों को उभरा हुआ मतलब 3D दिखाया जाता है। अच्छा। और इसमें मुख्य रूप से हिंदू देवी देवताओं का ही चित्रण होता है। एक और सांस्कृतिक खबर न्यूजीलैंड से है, जहां हाल ही में एक विरोध प्रदर्शन में पारंपरिक हाका नृत्य का उपयोग किया गया। हाँ, हाका न्यूजीलैंड के स्वदेशी माओरी लोगों का पारंपरिक नृत्य है। ये अपनी ऊर्जा, आक्रामक हाव-भाव और शक्तिशाली शारीरिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है। ज्यादातर लोग तो इसे न्यूजीलैंड की रग्बी टीम ऑल ब्लैक्स की वजह से जानते हैं। बिल्कुल, वहीं से इसे विश्व स्तर पर प्रसिद्धि मिली। लेकिन पारंपरिक रूप से इसे युद्ध या किसी उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए किया जाता था। ये जनजातीय गौरव और एकता का प्रतीक है। तो प्रदर्शन में इसका उपयोग एक तरह से अपनी शक्ति का प्रदर्शन है। हाँ, अपनी पहचान और अपनी आवाज को मजबूती से रखने का एक शांतिपूर्ण लेकिन बहुत शक्तिशाली तरीका है। अब बात करते हैं सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना की, PM सेतु योजना। PM सेतु मतलब प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITIs। ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका उद्देश्य देश भर में 1000 सरकारी ITI को आधुनिक बनाना है। ये हब एंड स्पोक मॉडल पर काम करेगी, ऐसा मैंने पढ़ा। हाँ, और इस पर 5 वर्षों में 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका नोडल मंत्रालय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय है। इसमें विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक भी मदद कर रहे हैं। जी, वो भी इसमें वित्तीय सहायता दे रहे हैं। और अंत में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की घोषणा हुई है। जी, यह बच्चों के लिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को 6 क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों के लिए दिया जाता है, जैसे बहादुरी, कला, संस्कृति, पर्यावरण, समाज सेवा। हाँ, और विज्ञान और खेल भी। ये पुरस्कार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। तो आज हमने रक्षा प्रौद्योगिकी से लेकर प्राचीन कला, पर्यावरण संरक्षण और महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं तक कई विषयों को कवर किया। बिल्कुल। और आज की चर्चा से ये साफ है कि करंट अफेयर्स केवल अलग-थलग घटनाएं नहीं हैं। वे भूगोल, इतिहास, विज्ञान और शासन व्यवस्था के मूल सिद्धांतों से जुड़े हुए हैं। और तैयारी के दौरान इन अंतर संबंधों को पहचानना ही सफलता की कुंजी है। एकदम सही। इसी विचार के साथ
आज के लिए बस इतना ही। इस विश्लेषण को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, पीडीएफ के लिए विवरण में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को जरूर देखें। धन्यवाद।